इंडिया इंश्योरेंस सप्लाई एसोसिएशन 95-85% से ज़्यादा है। उसकी क्षेत्रीय इकाई, उसके 8 जोनल इकाइयाँ हैं, उसमें से एक नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस सप्लाई फेडरेशन जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जिसके कार्यालय कार्य करते हैं, जहाँ पर उनके कर्मचारी काम करते हैं। उसका 30वां अधिवेशन हम लोग यहाँ पर फैजाबाद में 14 तारीख से लेकर 16 तारीख में आयोजित कर रहे हैं। और उसी विषय में उस पर जो चर्चा होंगी, जो देश की स्थिति है, जो पूरी दुनिया में परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर और भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्मुख जो चुनौतियां सरकार की नीतियों को लेकर पैदा हो रही हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके ऊपर चर्चा करने के साथ साथ हम लोग आने वाले समय के लिए अपने संस्थान की रक्षा करने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों का ये भी इस विषय पे जोर रहेगा कि देश की 142 करोड़ जो जनता है, इसके सामने एक बड़ी समस्या रोजगार को लेके है, इसके सामने एक बड़ी समस्या अपनी डेमोक्रेटिक वॉइस को रेस करने की है। उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस समय जो साथी आपसे बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, उसमें आपको बताते हुए हमको बेहद खुशी है कि यहाँ पर जो स्वागत समिति बनाई गई, जिसको रिसेप्शन कमेटी कहते हैं, उसके चेयरपर्सन आदरणीय अनिल कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, अनिल सिंह जी। और उसके साथ साथ राजीव निगम जी जो नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस सप्लाई फेडरेशन के महामंत्री हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। साथ ही राकेश कनौजिया जी जो इस संगठन के कोषाध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और फैजाबाद डिवीजन जहाँ पर ये हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, उस फैजाबाद डिवीजन के जो हमारे अध्यक्ष हैं साथी आर.डी. आनंद जी, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। और उस फैजाबाद डिवीजन के महामंत्री साथी और को कन्वीनर जो हैं साथी रवि शंकर चतुर्वेदी जी, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और मैं संजीव कुमार शर्मा और सेंट्रल जोन इंश्योरेंस सप्लाई फेडरेशन का अध्यक्ष। साथी अध्यक्ष जी ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन देश का एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान है और इस देश की पूरी आबादी उससे परिचित है। और जाने अनजाने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो कार्य है, उससे लाभ देश की जनमानस को मिला है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 से बनने के बाद से LIC ने इस देश के आधारभूत ढांचे में एक महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। और आज भी भारत सरकार की GDP के जो हिस्सा है, उसका 25% लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वहन करता है। पंचवर्षीय योजनाओं में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने 50,000 करोड़ रुपए आज तक सरकार को दिए हैं। और इसके अलावा सरकार की योजनाओं में हमारा लगभग 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है आज की तारीख। और इन सब के बावजूद सरकार कॉरपोरेट्स के दबाव में और जो उसकी खराब नीतियों के कारण आर्थिक संकट उपजा, उसको दूर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में लाने की सरकार ने प्रयास किया। 10% शेयर इसके डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करी। लेकिन हमारा एक लंबा स्ट्रगल पूरे भारत के पैमाने पर चला, जिसमें पत्रकार बंधुओं ने, देश के आम जनमानस ने, इंटेलेक्चुअल्स ने हमको बहुत सपोर्ट किया। और हमने एक ऐसा आंदोलन पूरे देश के पैमाने पर चलाया 60,000-70,000 कर्मचारियों ने, कि सरकार को मजबूर होकर जो 10% LIC का विनिवेश करना चाह रही थी, जिसको हम कहते हैं कि LIC का हिस्सा बेचना चाह रही थी, अपने जो उसका एसेट है उसको बेचना चाह रही थी, उसको हमने मजबूर करके 3.5% पर रोका। और उस 3.5% में भी भारत सरकार के एक निर्णय ने इस देश को आर्थिक क्षति पहुंचाई, ऐसा हमारा मानना था। और इसके खिलाफ हमने कैंपेन किया, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम का वैसे तो पूंजी का आकलन किया ही नहीं जा सकता, उसके कितनी पूंजी है देश के विकास के लिए भी पैसा मुहैया कराने। लेकिन जिस किसी इंश्योरेंस कंपनी का शेयर बाजार में आता है या आया, उसके लिए एक नियम था या एक तरीका था कि जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको 3 या 4 से गुणा किया जाएगा मार्केट वैल्यूएशन के लिए। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का शेयर मार्केट में आया, भारत सरकार ने उसका गुणा कर दिया 3.2 से, कि मार्केट में इतना पैसा, मार्केट में से इतना पैसा लाना है। और जब LIC के वैल्यूएशन की बात आई तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से। और LIC की जो पूंजी 3.5% शेयर में 15 लाख करोड़ रुपए होती थी, वो 6 लाख करोड़ रुपए हुई। और उससे इन्वेस्टर के मन में एक खराब भावना गई कि यार कुछ गड़बड़ है, ये तो 15 लाख करोड़ की हम लोग कहते थे और आज 6 लाख करोड़ पूंजी है। खाली इसलिए कि जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम लाभ दे सकें। और इसलिए LIC के लिए वो गुणक 1.1 किया गया।
हमने उसका बहुत जोरदारी से सवाल उठाया, लेकिन आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिन जगहों पर भी आप काम करते हैं वो तमाम ऐसे कॉरपोरेट्स के हैं कि इन सवालों को वो दरकिनार कर देते हैं, और आप लोगों के ऊपर भी तमाम बार ऐसी खबरें लाने के बाद दबाव होता है, लेकिन फिर भी वो खबरें आप लोगों के सहयोग से लोगों के बीच में पहुंची और सरकार को कुछ बैकफुट पे का शेयर डिसइन्वेस्टमेंट करें वो नहीं कर पाते। तो इसलिए LIC की रक्षा, LIC के इंटरेस्ट की रक्षा, देश के पब्लिक सेक्टर की रक्षा, उसके बारे में चर्चा इस सम्मेलन में हम करेंगे। सरकार तमाम उन कानूनों को ला रही है जिन कानूनों से वर्कर्स की आवाज़ कमज़ोर होती है, लेबर कोर्ट्स को कमज़ोर किया जा रहा है, लेबर लॉज को कमज़ोर किया जा रहा है, संगठित आवाज़ को कमज़ोर किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सम्मेलन में चर्चा करेंगे। और जब देश का जनमानस एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ता है तो सरकारें चाहती हैं कि वो लड़ाई ना हो पाए, और इसलिए लोगों को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र में डिवाइड करने की कोशिश करती हैं, बांटने की कोशिश करती हैं। और जब हम इस राम की नगरी में हैं, अयोध्या में हैं, तो जितना आप सब जानते हैं उतना ही हम भी जानते हैं कि राम समावेशी थे। राम राज्य का मतलब था वो राज्य, वो जगह जहाँ सब खुश हों, अमन चैन हो, आपसी भाईचारा हो और पूरा राज्य खुशहाली के दौर में हो। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उस समावेशी राजनीति को दूर किया जा रहा है, वर्कर्स को वर्कर से लड़ाया जा रहा है, चाहे वो संगठित क्षेत्र का वर्कर को संगठित क्षेत्र के वर्कर से लड़ाया जा रहा हो, चाहे UPS और NPS के नाम पर लोगों को लाया जा रहा हो, OPS और NPS के नाम पर लोगों को लाया जा रहा हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर नॉर्थ साउथ का डिवाइड किया जा रहा हो, और चाहे इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा भूभाग जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, जो मणिपुर जैसा राज्य है, ऐसे राज्यों के संकट को दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि जिससे बाकी देश के अंदर पॉलिटिकल लाभ हमको मिलता रहे। हम इन सब के खिलाफ बात करेंगे क्योंकि हम समाज का जागरूक हिस्सा हैं। हमने देश की आज़ादी को देखा है कि देश की आज़ादी तब मिली तब सारे लोग एकजुट हो गए। यही वो जगह है जहाँ पर अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई। तो हर एक रिलीजन का, हर एक कास्ट का, हर एक कम्युनिटी का, हर एक वर्ग का, किसानों का, मेहनतकश का योगदान है इस देश के निर्माण में, और देश तभी आगे बढ़ेगा जब समाज एकजुट होगा। उसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कर्मचारी भी एकजुट हैं, और एकजुट होकर ही हम सरकार की विनाशकारी नीतियों को पीछे ढकेल सकते हैं। और फैजाबाद या अयोध्या, वहाँ के लोगों ने दिखाया है कि राम का राजनीतिकरण नहीं चलेगा, राम आस्था का प्रश्न है। राम आस्था के हिसाब से, राम मर्यादा के हिसाब से राम को हम ईश्वर मानते हैं, और इसलिए अगर कोई भी राम के नाम पे राजनीतिकरण होगा तो हम उसको पीछे ढकेलेंगे और आम जनता की आवाज़ को मजबूत करेंगे। और इन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि कैसे LIC का मूवमेंट, LIC एम्प्लॉइज का मूवमेंट आगे बढ़े, आम जनता का मूवमेंट आगे बढ़े, कैसे देश की एकजुटता को हम आगे ले जा सकें और सरकार की नीतियों को पीछे ढकेल सकें। जीवन बीमा निगम की प्रीमियम पर और हेल्थ इंश्योरेंस पर सरकार द्वारा GST इम्पोज किया जा रहा है, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा तबका इंश्योरेंस महंगा भी हो रहा है, नहीं ले पा रहा है। तो हम लोगों ने देश के पैमाने पर अपने अखिल भारतीय संगठन AIA के बैनर तले एक कैंपेन लिया, और तकरीबन 450 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिए, और उस ज्ञापन को देने का परिणाम ये हुआ है कि GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें सैद्धांतिक तौर पर ये निर्णय लिया गया है कि जीवन बीमा प्रीमियम के ऊपर से और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर से GST को रिव्यू किया जाए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का एक कमेटी बना दिया गया है जो रिव्यू करेगा और नवंबर के महीने में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। और अगर यह संभव होता जो दिख रहा है, इससे देश के बहुत बड़ी जनसंख्या को हम हेल्थ का कम प्रीमियम के आधार पर उनको एक इंश्योरेंस कवरेज दे पाएंगे। और बेसिकली यही वो फाउंडेशन थी जिसको लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम को 56 में बनाया गया था, क्योंकि LIC के बनने से पहले इस देश में 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां लाइफ सेक्टर में काम करती थी, और उनको खत्म करके पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 5 करोड़ की पूंजी से, मतलब 5 करोड़ रुपए LIC को इसलिए दिए थे कि 245 कंपनियों की जो लायबिलिटीज थी वो उनकी एसेट से ज़्यादा थी। 68 लाख रुपए का घाटा था, तो 5 करोड़ रुपए हमको दिए गए थे उसको पूरा करने के लिए और अपने ऑफिस को बनाने के लिए। उस 5 करोड़ की पूंजी को LIC के द्वारा 56 से लेकर 2024 68 वर्षों में इसको बढ़ाकर करा गया है 53 लाख करोड़ रुपए। आप शायद अंदाजा लगाइए कि 5 करोड़ की पूंजी को दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इंक्लूडिंग अडानी और अंबानी, इंक्लूडिंग टाटास, कि जिसने अपने संस्थान की पूंजी को इतना गुना बढ़ाया हो। और ये 53 लाख करोड़ रुपए इतनी बड़ी धनराशि है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम से ये कहती है कि देश के 80 करोड़ लोगों को आपको 5 करोड़ अनाज देने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है, जो भी सरकार वहन कर रही है, तो सरकार ने बताया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए हमको प्रतिवर्ष खर्च करने पड़ते हैं। अगर ये जिम्मेदारी LIC के पास आएगी तो LIC अपने पास से 26 साल तक
देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकती है। LIC इतनी बड़ी ताकत है। तो ऐसी भारतीय जीवन बीमा निगम को चंद पूंजीपतियों के दबाव में आप शेयर बेच के उसका निजीकरण करना चाहते हैं। ये भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए बड़ा सवाल नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक संपदा की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर भारतीय जीवन बीमा निगम किसी वजह से कमजोर पड़ता है तो देश का 25% विकास तत्काल रुक जाएगा। 25% विकास से मतलब फैजाबाद में 4 सड़कें अगर सरकार ने बनाई हैं तो एक सड़क उसमें से भारतीय जीवन बीमा निगम की है। इस फैजाबाद में 4 सरकारी स्कूल हैं तो उसमें से एक सरकारी स्कूल भारतीय जीवन बीमा निगम के पैसे से बना हुआ है। अगर इस फैजाबाद में 4 स्ट्रीट लाइट जल रही हैं तो एक स्ट्रीट लाइट भारतीय जीवन बीमा निगम के पैसे से जल रही है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो ताकत है इस देश की आर्थिक क्षमताओं की रक्षा करने के लिए वो बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी बात और जो हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में इस समय 30 करोड़ पॉलिसियों को सर्विस देने के लिए जो कर्मचारियों की संख्या है वो 45,000 के आसपास है। यानी एक कर्मचारी 8,000 से ज्यादा पॉलिसी की सर्विसिंग कर रहा है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम में तत्काल भर्ती होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा विषय है क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो ये सवाल भी हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। उसके चाहते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया इंश्योरेंस ऑपरेशन का जो संगठन है वो 85% से ज़्यादा कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है जो भारतीय जीवन में काम करते हैं। उसकी एक क्षेत्रीय इकाई है जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में काम करती है। उसके कर्मचारियों का ये 30वां अधिवेशन यहाँ फैजाबाद में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और इस फैजाबाद में जो विषय रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस में, उसमें मुख्य तौर पर 2 विषय हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम के सार्वजनिक स्वरूप की रक्षा करने के लिए हैं और सरकार की वो नीति जो भारतीय जीवन बीमा निगम को और देश के पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने के लिए डिजाइन करी गई है उसके खिलाफ भी हम लोग संघर्ष जो कर रहे हैं उस संघर्ष को नया आयाम देने के लिए भी हम इसमें चर्चा करेंगे। वहीं इसके साथ साथ हम लोग इस बात को लेकर कैंपेन जो हमने पिछले समय में लिया कि लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम के ऊपर और हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम के ऊपर जो GST सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है वो 18% लगाया जा रहा है। हमने 450 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ज्ञापन दिए हैं और वो पूरे कैंपेन का परिणाम ये हुआ है कि सरकार की जो पिछली GST की काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक गठन किया गया है जो इसके ऊपर चर्चा करेगा। नवंबर के महीने में मोटे तौर पर हम लोग समझ रहे हैं कि इसके ऊपर रिव्यू करके कम किया जाएगा जिससे देश के 143 करोड़ लाभान्वित होंगे उनको कम प्रीमियम के आधार पर लाइफ इंश्योरेंस का बीमा भी मिल पाएगा और उसके साथ साथ उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल पाएगा जो एक बहुत बड़ी राहत देश के लोगों के लिए होगी। वहीं इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान को बनाने में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक अभूतपूर्व योगदान है और 56 से लेकर 2024 के बीच में भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी फाउंडेशन के जो उद्देश्य थे, इसकी स्थापना के जो मूलभूत सिद्धांत थे कि भारतीय जीवन हिंदुस्तान के लोगों को कम पैसे पे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और जो पैसा उनके द्वारा हम एकत्रित करेंगे उस पैसे को देश के विकास के लिए सरकार को उपस्थित कराना। हमने 50 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हिंदुस्तान की सरकारों को समय समय पर प्रदान करी है जिसका परिणाम ये हुआ कि देश के अंदर जितना भी सरकार के द्वारा विकास किया जाता है उसमें चौथाई विकास जो है वो भारतीय जीवन बीमा निगम के पैसे से किया जाता है। इसके अलावा हमने देश के एक ऐसे देश में जहां पर लोगों के पास अपने जीवन यापन के लिए आज भी संकट है, रोजगार नहीं है, सरकार खुद कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हमको अनाज देना पड़ता है। एक ऐसे देश में हमने 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करी है और उसके साथ साथ हमने इस देश को बनाने के लिए उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए न केवल पैसे को उपलब्ध कराया है बल्कि सरकार को जब कभी संकट उत्पन्न हुआ है, किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस में सरकार के सामने संकट उत्पन्न हुआ है उसमें भी भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा उनको साधन उपलब्ध कराए गए हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है ताकि हिंदुस्तान की सरकार को उससे बाहर निकाला जा सके। वहीं इसके साथ साथ हम लोग इस सम्मेलन में इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि इस देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए न केवल जितने सरकारी पद सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट में खाली पड़े हुए हैं, उनमें भर्ती की जानी चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम में भी आज की तारीख में एक कर्मचारी के द्वारा 8,000 से ज़्यादा पॉलिसियों की सेवा प्रदान की जा रही है। ऐसे समय में जब लोग बाग जल्दी से जल्दी सेवा लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 41,000 कर्मचारी जो भारतीय जीवन बीमा निगम में काम कर रहे हैं उसमें कम से कम 5,000 साथियों की भर्ती तत्काल होनी चाहिए ताकि पॉलिसी धारकों को और बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। वहीं उसके साथ साथ सरकार के द्वारा जितने भी पब्लिक सेक्टर है उनको विनिवेश करके उनको कमज़ोर करने का जो काम किया जा रहा है उसको लेकर भी देश के पैमाने पर एक बड़ा आंदोलन तैयार करने की रणनीति हम लोग तैयार करना चाहते हैं
और मूल रूप से ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन संविधान के अंतर्गत जो अधिकार हिंदुस्तान की जनता को मिले हुए हैं, उन अधिकारों को लगातार कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, उनको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो उस लोकतांत्रिक आवाज़ को भी हम चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक ताकत मिली रहनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलने चाहिए, लोगों को अपनी बात को कहने की शक्ति मिलनी चाहिए। उन सारे को विषय को लेकर हम लोग इस 3 दिन के सम्मेलन में चर्चा करेंगे और उसके आधार पर न केवल फैजाबाद की जनता के सामने एक वैकल्पिक नीतियों को प्रस्तुत करेंगे और देश के जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोग हैं, जो हिंदुस्तान की जनता, उनके सामने भी एक वैकल्पिक खाका खींचेंगे जिस रास्ते पे चलकर ही हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने पड़ों को सर किया, शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, असफुल्ला खान जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उन सारे लोगों के सपनों को साकार करने के लिए एक बेहतर हिंदुस्तान जहां लोगों को सुख और शांति के साथ जीवन यापन करने के लिए संविधान के मुताबिक माहौल मिल सके, हम उसके लिए काम करना चाहते हैं।